बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपका दूसरा प्ले है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आइए हम देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ हैज़ क्रिटन प्रूव हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, राइट फ्यू लाइंस। कि जो क्रिटन था उसने कैसे इसको प्रूव किया, अपनी जो पावर्स थी इसके बारे में अपने फ्यू लाइंस लिखनी। तो इसके आंसर की तरफ देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हैज़ नहीं है, यहाँ पे है डज। हाउ डज क्रिटन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, राइट फ्यू लाइंस। आंसर है जी ही हैज़ कम इन अ शिप विच इज़ विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। यानी वो ऐसी शिप में आया है जिसके अंदर किसी तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। एक तो पावर उसकी ये थी, ही फॉर्म्स एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिज शिप फ्रॉम अ डिस्टेंस। एक फासले से जो उसकी यानी जो शिप है उसके गिर्द वो एक इनविजिबल फॉर्म जो वॉल है वो बना देता है, यानी जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता। ये उसकी दूसरी पावर है। ही हेयर्स ह्यूमन माइंड्स, वो इंसानी जो दिमाग है उसको पढ़ सकता है। ही सेज दैट ही इज़ इमॉर्टल। फिर उसकी अगली, यानी एक तो वो इंसानी दिमाग पढ़ सकता है, दूसरी बात ये है कि वो इमॉर्टल अपने आप कहता है। मीन्स के उसको इन ये जो जिस तरह की वो मखलूक है जहाँ से वो आया है वहाँ लोगों को मौत नहीं आती, एंड नो बॉडी कैन टच हिम, और कोई बंदा उसको छू भी नहीं सकता। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके पास पावर्स थी जो कि यहाँ पे पूछी गई हैं। मतलब कि उसकी गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट्स थे, बगैर इंस्ट्रूमेंट के गाड़ी चल के आई। और दूसरा ये था कि उसने अपनी गाड़ी को भी प्रोटेक्ट किया क्योंकि उसने इर्द गिर्द दीवार बना दी थी। और वो जो यहाँ के लोग थे स्मॉल प्लैनेट के यानी ज़मीन के, उनके वो माइंड पढ़ सकता था। और फिर वो इमॉर्टल था, यानी उसको मौत नहीं आती और कोई बंदा उसको भी छू नहीं सकता। नहीं, यानी ना कोई उसकी गाड़ी को छू सकता है, ना कोई उसको छू सकता है, और फिर उसको मौत भी नहीं आती, यानी मौत भी उसको छू नहीं सकती। तो इस तरह की कुछ जो चीज़ें थी यहाँ बताई गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पर्पस ऑफ क्रिटन्स विजिट। जो क्रिटन है उसकी यानी जो उसका विजिट है उसका मकसद क्या था। तो आंसर है कि क्रिटन विजिटेड अर्थ बिकॉज ही वॉज हैप्पीएस्ट एंड लव्ड टू वेंडर अबाउट। यानी एक तो उसको आदत थी, जो हॉबी थी उसकी, हॉबीइस्ट था, और कि वो चाहता था कि वो अर्थ को विजिट करे, और ये उसकी हॉबी थी। हॉबी क्या होती है, यानी एक जो आप अपना लेते हो, एक रूटीन आप बना लेते हो कि ये आप करना है डेली बेस पर या वीकली बेस पर या मंथली या जैसे भी, एक हॉबी होती है। तो एक तो वो हॉबीइस्ट था। एंड लव्ड टू वेंडर अबाउट। वेंडर का मतलब होता है घूमना फिरना, आवारागर्दी करना। तो आवारागर्दी करना यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ये उसकी हॉबी थी। On another occasion he mockingly said that he wanted to take the charge of the world. Mockingly यानी इसने ऐसे ही यूजुअली कह दिया कि वो इस दुनिया का चार्ज भी लेना चाहता है। तो मीन्स अब कुछ पता नहीं है कि वो सैर सपाटे के लिए आया था, या उसकी हॉबी थी, या वो वाकई दुनिया का चार्ज संभालने के लिए आया था। लेकिन क्या था, प्ले के अंदर हमें इतना लगता है कि आखिर पे यहाँ प्ले ख़त्म हो गया कि वो आराम करने के लिए ऊपर कमरे में चला गया था। तो पता नहीं वो कमरे का चार्ज संभालने आया था या इनफैक्ट वो दुनिया का चार्ज संभालने आया था, ये कोई पता नहीं है। ठीक है, तो दुनिया का चार्ज संभालने के लिए भी वो एक घर में आया और वो भी थक गया था। तो यानी उसको मौत नहीं आती लेकिन सर उसका चकराता है। यानी अजीब किस्म का प्ले है। खैर, तो किसी हद तक आप इसको कह सकते हो कि अजीब सा है। वो इस तरह कि मौत उसको आती नहीं है लेकिन थकावट उसको होती है। मौत उसको आती नहीं है लेकिन सर उसका चकराता है। मौत उसको आती नहीं है लेकिन फिर भी उसको आराम करना है, सोना है। तो जिसको मौत नहीं आती, तो नींद के बारे में कहा जाता है कि ये आधी मौत है। तो फिर उसको आधी मौत लेने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा है ना। लेकिन एनी हाउ कल्चर है बाहर वालों का, जिस तरीके से वो लिख देते हैं। और फिर हमारे तो यहाँ राइटर्स हैं नहीं, और हमारे फिर जो राइटर्स हैं वो सिवाय दुखी कहानियाँ लिखने के तो उनके पास कुछ नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ जो मसले मसाइल यहाँ के होंगे वो यहाँ के लोग शेयर करेंगे। यानी आप किसी गांव में चले जाओ तो वहाँ का जो बंदा है, अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो आपको वो कोई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो बताने से रहा कि, यानी आप किसी गांव पिंड में चले जाएं और किसी का वहाँ का जो चौधरी या कोई जो बंदा भी है या कोई सादा बंदा भी है, आप उससे पूछें कि सर मैं ना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी बैंक के अंदर या वहाँ, तो बताएं कि आप मुझे क्या इसमें। उन्होंने कहा पुत्र मैं तेनों इहदे बारे की दसा, इन्वेस्टमेंट ते पता नहीं तू की कह रहा, जिथे तू लाना लाला भाई, इत्थे तू दस कमान तेन चाहिदा, कोई कपाह चाहिदी आ, कोई कणक चाहिदी आ, उहदे बारे गल गुल कर, बाकी तू किहड़ियां गल्लां कर रहा।
ऐसा है ना, मीन्स कि कहने का मकसद यहाँ पे ये आ जाएगा कि एक वो बंदा आपको अच्छा गाइड कर सकता है या वो बंदा आपको कुछ बात बता सकता है जो उस फील्ड का है। जो उस फील्ड का नहीं है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये वो आपको क्या बताएगा, इम्पॉसिबल सी बात होती है। खैर एनी हो, ये बस प्ले ही ऐसा था, तो जैसा प्ले है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने उसके आंसर्स भी देने हैं। तो आ जाइए हम तीसरे सवाल की तरफ जो है वो आ जाते हैं, और तीसरा सवाल है यहाँ पे कि हाउ मच मोर एडवांस्ड इज द सिविलाइजेशन ऑफ द क्रिटन दैन दैट ऑफ द अर्थ। यानी उसकी जो सिविलाइजेशन थी क्रिटन की वो अर्थ से एडवांस कैसे थी, या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पीपल ऑफ द टू प्लैनेट्स। जो दो प्लैनेट्स थे उसके जो लोग हैं उनको आप कंपेयर कर दीजिए। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो कि बात करते हैं कि पीपल ऑफ अर्थ आर इमोशनल। जो ज़मीनी लोग हैं वो इमोशनल हैं, यानी इमोशनल्स क्या होते हैं, यानी इनको गुस्सा आ जाता है या रोना आना, गुस्सा आना, हंसना, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। तो ये इमोशनल्स हैं, यानी यहाँ इमोशनल से मुराद आप कह सकते हो कि उनके गुस्से वाले हैं या थोड़े क्रफ्ट किस्म के हैं, या वो फील करते हैं, क्योंकि लाजिम होता गुस्सा उस बंदे को आता है जिसके पास थोड़ी लिमिटेड स्टॉक, और वो लिमिटेड स्टॉक भी उससे लेने की कोशिश की जा रही हो या छीनने की कोशिश की जा रही हो, तो ऑब्वियसली फिर वो बेचारा ज़रा बड़बड़ा जाता है। तो ये बात तो हकीकत है, और यही वजह है इस इमोशंस की कि निचले लेवल पर लड़ाइयाँ झगड़े फसाद थोड़े ज़्यादा होते हैं। थोड़े मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होते हैं उनमें थोड़े कम होते हैं, हायर क्लास जो होते हैं उनमें भी हैं, लेकिन वो ज़रा लड़ते हैं ज़रा तरीके से, ठहराव के साथ, प्यार से। लड़ भी लिया तो प्यार प्यार में लड़ लेते हैं, और जो मिडिल क्लास होते हैं वो थोड़े अंदर अंदर वो भी लड़ लेते हैं, और जो ज़रा बिल्कुल यानी आज़ाद किस्म के नीचे लोग हैं तो वो तो फिर ऐसे ओपनली लड़ते हैं, उनको पता होता है कि या आर या पार। तो ये एक था कि पीपल ऑफ अर्थ जो है वो इमोशनल है और सस्पिशियस, नैरो माइंडेड एंड मॉर्टल बाय नेचर अकॉर्डिंग टू द प्ले। तो यानी जो यहाँ के ज़मीनी जो लोग हैं वो एक तो इमोशनल हैं, दूसरे वो सस्पिशियस हैं, यानी हैरान हो जाते हैं चीज़ों को देखकर, सस्पेंस आता है उनमें। नैरो माइंडेड है, यानी उनका जो दिमाग बताया गया है कि वो बहुत आम सा सोचते हैं, नैरो माइंडेडनेस है। ये नैरो माइंडेडनेस के ऊपर भी तो मेरा ख्याल है, मगर बात करूँ तो फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बस कुछ को कहा जाता है कि नैरो माइंडेडनेस है, लेकिन इनफैक्ट वो होता नहीं है। बाज़ दफ़ा एक चीज़ को कहा जाता है कि नैरो माइंडनेस है या ऐसा है, लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न होती है। कहीं पे भी आप किसी भी जगह पे चले जाओ, तो बस जिसका वो दाल वहाँ गलती नहीं है तो वो कह देता है कि लोग नैरो माइंडेड हैं, जिसकी दाल गल जाती है वो कहते हैं बड़े ओपन माइंडेड है, यार मज़ा ही आ गया, ऐसा है ना। तो बस ये नैरो माइंडेडनेस और ओपन माइंडनेस को लोगों ने इस तरह रखा हुआ है कि आप जो चाहते हो अगर आप को मिल गया तो फिर आप कहोगे ओपन माइंडेड लोग थे यार, और अगर जो आप चाहते हो आपको नहीं मिला तो उसके बारे में मशहूर कर दिया जाएगा नैरो माइंडेड है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे टर्म्स टूम है नहीं, बस बना दी गई हैं और बताई ऐसे ही जाती हैं और कही जाती हैं। लेकिन इनफैक्ट ऑब्वियसली कहीं के किसी कल्चर के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो जहाँ का नियम है वो वहाँ का नियम है। तो फिर आप जहाँ जा रहे हो तो कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, तो जहाँ पे आप जाओगे तो फिर आपको उनके मुताबिक चलना होता है, ना कि आप अपने रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। और अगर आपके अंदर इतना ही है तो फिर आप उनको सबसे पहले तो कोई बेनिफिट दें, और उसके बाद फिर, और ये अगर इस प्ले में हम देखें तो कोई ज़रा उसने बेनिफिट नहीं दिया क्रिएटर ने उनको। यानी कोई होता ना कि चलो दूसरी जहान से आया तो उनके लिए गिफ्ट ले आता, बल्कि ज़मीनी लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि वो किसी के यहाँ जाए ना तो यानी वो क्या करते हैं कि यानी से चाहे कोई बीमार पड़ा हुआ है तो उसके लिए चलिए फ्रूट ले जाएंगे या कोई बेकरी का सारा सामान ले जाएंगे या बाकी कोई भी चीज़ है तो वो ले जाते हैं। शादी ब्याह पे भी हैं तो कोई गिफ्ट लेके जाते हैं। तो तू यार दूसरे जहान से आ रहा है तो कम से कम चलो बंदा और कोई नहीं तो वहाँ की कोई सौगात ही लेता, माइंड में आता है ना। लेकिन वो वहाँ से, बल्कि उसने क्या लाना था वहाँ से, वो तो अपनी मशीन जिस पे आया था उसके अंदर कोई सारा सामान नहीं था। तो पता नहीं भूख भी इनको शायद लगती है कि नहीं लगती, और वो खाते पीते भी हैं या नहीं खाते पीते, ऐसा कुछ। खैर एनी हाउ ये कुछ प्ले बनाया गया है। तो खैर वो खाली हाथ आया था और बिस्तरा भी उन्हीं का इस्तेमाल किया उसने। तो पता नहीं अब वो नहाता भी था या नहीं था, इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसको नींद नहीं आती। नींद तो खैर आती है, बस मौत नहीं आती, तो पता नहीं क्यों नहीं आती। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कैरेक्टर इनफैक्ट बताने की कोशिश की गई है क्रिटन। तो ये था जी कि यहाँ पे जो लोग जो हैं, यानी ये ऑथर के मुताबिक, ये जो राइटर है उसके मुताबिक वो कहता है कि ये इमोशनल हैं ज़मीनी लोग, सस्पिशियस हैं, नैरो माइंडेड हैं, मॉर्टल हैं, वेयर एज द पीपल ऑफ द स्पेस आर फ्रेंडली, दोस्ताना हैं और लॉजिकल हैं, पेशेंट,
पेशेंट हैं, पेशेंट का मतलब है यानी वो मरीज़ नहीं है इनफैक्ट के, यानी वो बर्दाश्त करने वाले हैं, यानी वो घबराते नहीं है, टेंशन नहीं लेते ना, मतलब जिसको मरना नहीं है, जिसको इस तरह की, तो मेरे ख्याल में ज़मीन वालों के साथ भी हो तो ये भी पेशेंट होंगे, ये लॉजिकल ज़्यादा हो जाएंगे, फ्रेंडली ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक उम्र का तकाजा होता है, एक चीज़ें होती हैं, तो लाज़िम बात है लोग थोड़े से परेशान तो होते हैं। और शायद सोचो अगर यहाँ पे इस तरह के ये जो वाक़यात हैं ये ना होते तो शायद यहाँ के लोग भी इसी तरह के होते, लेकिन ये फिर भी अच्छे होते। मैं ये समझता हूँ कि ज़मीनी लोग फिर भी अच्छे होते, क्योंकि जो तकलीफ़ से होकर गुजरता है वही तो अच्छा इंसान है, जो उसको बस बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं लाइफ के अंदर, कुछ नहीं है, वो जब भी करेगा कोई ना कोई ख़राबी पैदा करेगा। और ये ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हर जगह पे एप्लीकेबल है, यानी आप कह लो कि गरीबों में क्या, तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या, और अमीरों में क्या, कि एक ही फ़र्द होता है ख़ानदान को संभालने वाला और पीछे सारे खाने वाले होते हैं, तो बस उसके जाने के बाद पीछे आपको पता है कि कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो ये है, तो दे कैन रीड द ह्यूमन माइंड्स, ये स्पेस के जो लोग हैं उसके बारे में बात कर रहा है, यानी क्रेटन जहाँ से भी वो आया था, तो वो कहता है कि वो ह्यूमन माइंड्स रीड कर सकते हैं। दे हैव द लेटेस्ट सोर्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन लाइक द फ्लाइंग कार्स एंड दे लर्न एनी लैंग्वेज इंस्टेंटली। तो उनके पास कारें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, अब उसमें पेट्रोल भी यकीनन नहीं होगा, ठीक है, जब उसके अंदर कोई तारें नहीं थी, कोई प्लग नहीं थे, तो पेट्रोल भी नहीं होता होगा, लाज़िम बात है, तो बग़ैर वो उस चीज़ के, बग़ैर किसी पावर्स के वो चल रही है। तो खैर ये इस तरह की चीज़ें हैं। और उसके बाद दे लर्न एनी लैंग्वेज इंस्टेंटली, वो कोई सी भी ज़ुबान फ़ौरन से सीख सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यहाँ पे ना मैं एक फिर ऐड कर दूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें देखी जाएँ तो ये सच लगती हैं कि उसमें है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई आया है ना तो उसने हमेशा दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया है, और वो पूरा अपना इंतज़ाम के साथ आया है, यानी आप देखो, और फिर उसने हुकूमत भी की है तो लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इस्लाम आया ही फ़ायदा देने के लिए, इस्लाम इसलिए नहीं आया कि आप वो फ़ायदा लोगों से ले, बल्कि वो इसलिए आया कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर देखें और हम अपनी ज़िंदगी में अगर कोई रेवोल्यूशन या कुछ बेहतरी देखते हैं तो इस्लाम की बदौलत है। और जो भी बंदा, चाहे वो कन्वर्टेड है, यानी इस्लाम में पहले वो नहीं था, अब वो इस्लाम में आ गया, तो जितनी हिफाजत मेरे ख्याल में वो वहाँ अपने आप को सेफ फील करेगा अगर वो ट्रू मुसलमानों के हाथ में आया, सही सच्चे मुसलमानों के, जो कि उन्होंने अपने आप को अंदर से पाक साफ कर लिया है। क्योंकि मुसलमान वो है कि जिसने बज़ाहिर कलमा नहीं पढ़ा, जिसने दिल से कलमा पढ़ लिया। तो अगर तो वो उनके हाथ से चढ़ गया तो फिर तो वो, और इस्लाम है ही वो, और इस्लाम को अगर समझना है तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव से आपको इस्लाम समझ आएगा, यानी जिसने उसको अपनाया हुआ है और अपने किसी खास मतलब के लिए और मकसद के लिए, तो वो तो उनके आप हथे चढ़ गया कोई इस तरह का बंदा, तो वो तो जलील कर देंगे उसको। तो फिर ऐसा बंदा जो होगा इस्लाम से करीब किया, उसने उसे दूर होना है। तो ये सारी चीज़ें मीन्स कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ठीक है, लेकिन फिर वही बात मैं यहाँ पे करूँगा कि इस्लाम जो है वो किसी को कुछ देने के लिए आया है, ना कि कुछ लेने के लिए आया है। तो ये यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फोर्थ वाला कि कैन द पीपल ऑफ द अर्थ कम्पीट विद द पीपल ऑफ क्रेटन, यानी उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं। जहाँ तक दिखाया गया है वहाँ तक तो नहीं कर सकते, नो दे कांट इवन टच देम, वो तो छू भी नहीं सकते उनको। एंड अर्थ पीपल आर स्लेव टू देयर इमोशंस व्हाइल द क्रेटन पीपल्स आर वाइज, वो अक्लमंद है और ये अपने इमोशंस के तहत चलते हैं, मतलब इनको अपनी वो देखना है कि लाइक्स कहाँ आ रहे हैं, डिसलाइक्स कहाँ पे आ रहे हैं, मेरी न्यूज़ कैसी चली। जैसे वो उसका वो बाप होता है तो वो अपने फैमिली से भी पूछता है कि कैसी लगी खबरें आपको, मीन उसको अपनी तारीफ़ें बटोरनी है और इस तरह के काम उसको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच, आप यहाँ पे एज पढ़ा कर लें, हाउ मच डैमेजिंग इज़ वायलेंस इन लाइफ। ये यहाँ तो हमें पता है कि ये जो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट से क्वेश्चन आया, लेकिन हाउ मच डैमेजिंग इज़ वायलेंस इन लाइफ, अब ये कहाँ से आया है। ऐसी कई बीच में पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि वो जो इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल है उससे भी ये रिजेम्बलेंस दे रहा है। उसके बाद जो डार्क देवर इन द गोल्डन आइड, वहाँ पे भी कुछ था, तो कहीं से भी ये मिल सकता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आता था तो मैंने पहले बात बताई हुई है कि हमेशा जब भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को वो बताएंगे कि ये किस चैप्टर से आया हुआ है। तो इसके आगे मेरा ख्याल है नाम आना चाहिए इसके आगे कि विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, ताकि अंदाज़ा हो कि अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वायलेंस की बात हो रही है। आंसर देखें जी, कहता है कि वायलेंस डिस्ट्रॉयज द पीस एंड द हार्मनी इन द सोसाइटी। वायलेंस जो होती है ऑब्वियसली वो अमन तबाह कर देगी, और अमन एक ही सूरत में रह सकता है कि जब आप अमन किसी यानी आप चाहते हो कि आप अमन में रहो, तो आप एक ही सूरत में अमन में रह सकते हो कि आप दूसरे के लिए अमन
पैदा करें। अगर आप चाहते हो कि मैं अमन में रहूं और दूसरा जो है वो ज़लील होता रहे, तो अमन में आप नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया का जो निज़ाम है ना, ये किसी बंदे के हाथ में है ही नहीं, ये है अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक के हाथ में। उसके कब्ज़ा कुदरत में है, और जिसको वो अता करे, जिसको वो दे, जिससे वो ले, ये उसके कब्ज़ा कुदरत में है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि आप, जब आप किसी का अमन बर्बाद करोगे, यानी आप चाहोगे कि अच्छा यार मैं तो बड़ा खुश व खरम रहूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, और मैं जो है अपनी मनमौजियों में रहूँ, लेकिन दूसरा बंदा जलील होता फिरे, तो सवाल ही पैदा नहीं। हाँ, चंद दिन के लिए आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, चंद दिन आप थोड़ा अच्छा गुजार लोगे ज़िंदगी के अंदर, लेकिन मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए उसको गुजर बसर करना, इनफैक्ट टफ हो जाएगा। तो ये है जी, तो ये है। और वो कहते हैं इट क्रिएट्स द एमिटी एंड हेट्रेड अमंग द पीपल, इट कॉजेज एनजाइटी एंड द डिप्रेशन अमंग द पीपल, एनजाइटी और डिप्रेशन पैदा करता है लोगों के दरमियान। इट स्टॉप्स द प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट, ये जो प्रोग्रेस है और जो डेवलपमेंट है उसको रोक देती है। ये लाजम पता है, यानी जब वायलेंस होगी ना, यानी जब जानवर किसी चीज़ का हल नहीं होता, जैसे कि अभी के हालात जो है वो कश्मीर के बने हुए हैं, अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर आए और लोगों को जो कि मजालिम के ऊपर तुले हुए हैं, ये इस बात को समझ आए, वरना उनके खिलाफ जो है वो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्शन लेना बनता है। और इस तरह के जिस तरह के मुजालिम हो रहे हैं, तो ये इंसानों को समझना चाहिए कि अगर वो उनका अमन बर्बाद कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब अमन बर्बाद करने वालों के लिए भी अमन नहीं रहेगा। तो वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू एनीथिंग। तो इसलिए इंसानियत जो है वो सबसे अहम है। रुपया, पैसा, दौलत, रिसोर्सेज इंसान के अंदर तभी आते हैं जब उसका यकीन उठ जाता है अल्लाह ताला की ज़ात से, और फिर ये वो यकीन कर लेता है कि इस दुनिया के अंदर उसको हमेशा रहना है, और फिर ये है कि ये जो माल उसको कमाना है, इससे उसकी नस्ल बेहतर होगी और उसके बच्चे जो है वो तरक्की करेंगे, या कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा। जब इस तरह के ख्वाब ख्याल इंसान के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, बनो तुम लोग प्राइम मिनिस्टर बनो, चाहे प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन उसके लिए फिर बनने का ये मकसद है कि आप आवाम के मुताबिक चलो, या जैसे लोग चाहते हैं उनके मुताबिक चलो। ये तो नहीं कि एक बंदा उसमें प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो बड़ी कोई दुनिया के अंदर अजीम कोई शख्स हो गया, कि यानी लोगों ने उसको चुना है तो वो लोगों का नुमाइंदा है, उसको लोगों का नुमाइंदा बनकर रहना चाहिए, बजाय कि वो यानी ऐसा चौधरी बन गया है। या यहाँ तो एक बंदे की नौकरी बैंक में लग जाए तो मेरा ख्याल में उसके गर्दन में सरिया आ जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरह के मामला होंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। कहने का वही मकसद है कि दुनिया चल रही है टू वे कम्युनिकेशन से, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले। कि अगर आपको किसी से आप कह रहे हो ना कि सिर्फ मैं उसे बेनिफिट ले जाऊँ, ये चलो बैकवर्ड एरिया के अंदर पहले चल जाता था, या जो बैकवर्ड एरियाज अभी हैं, यानी गाँव पिंड के जो लोग हैं जहाँ का चौधरी एक बना होता है या वो बंदा कर रहा है, तो वहाँ तक किसी हद तक ये बात ठीक है, चल रही है, क्योंकि लोगों को अभी शऊर नहीं है। लेकिन जिस तरह मेरा ख्याल है शऊर की मंजिलें थोड़ी बेहतर होती जा रही हैं, और कम्युनिकेशन जो गैप था बीच में अब वो कवर अप हो रहा है। अब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के सोर्सेज हैं, अब लोगों को आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अब आपको पता चल जाता है, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी होगा, कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको ग्लोबली जो है वो आप डील कर रहे होते हो। तो उसके अंदर अब मेरा ख्याल है सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की और एक नॉलेज की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, और ये अगर कोई बंदा बेहतरी की तरफ इन चीज़ों को लेके जा सकता है तो वो, मैं ये वाहिद समझता हूँ कि वो तालिब इल्म है और स्टूडेंट्स हैं, कि अगर वो अपने आप पर एतमाद करें, यकीन करें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, और हक़ को हक़ कहें और ना हक़ को हक़ कहें, ना हक़ को ना हक़ कहें आप, तो उससे क्या होगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ऑब्वियसली जाएंगी। क्यों नहीं जा सकती बेहतरी की तरफ? यानी ये जो माहौल हमारे बने हुए हैं, हमारी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, लोगों ने बनाया है इसको, और अगर हम इसको जो है वो कंसिडर करेंगे कि नहीं मुझे इसमें बेनिफिट मैं ले लूँ, मेरे पास कार आ जाए, बंगला आ जाए, तो उसके पीछे आप भागते रहोगे, तो ठीक है, एक वक्त आएगा जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ यही चीज़ें रह जाएंगी और इंसानियत वाली कुछ जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर लोगों के दरमियान हारमनी, अच्छा रिलेशन उनके दरमियान आ जाए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आप यार कहीं से भी गुजर रहे हो और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मेरा ख्याल अगर आपके लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो लोग आपको सपोर्ट देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप किसी से सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए नहीं, बल्कि आप उसको फ़ायदा देने की सोच रहे हो। और हर बंदा अगर हमें यही करे तो ये दुनिया बेहतर हो सकती है और बेहतरी की तरफ जा सकती है। और पूरी कायनात का जो पर्पज़ है, जो निज़ाम है, फिर वो यही है। अल्लाह ताला ने बनाई इस कायनात को इसलिए था, और फिर ना सिर्फ उसने बना के ऐसे खुला छोड़ दिया, बल्कि उसने बेतहाशा किस्म के रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किए। ज़मीनों के अंदर क्या और आसमान पे क्या, बारिशों की शक्ल में, और उसके बाद जो है वो दरख्त, पौधे, हैवानात, जानदार, खाने पीने की अशिया, सब्जियाँ, फ्रूट, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि तालीमात, और फिर अहले बैत, जो सबसे बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं तुम्हारे तरह दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। हदीस है ना कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब, अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ, और एक अपना अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ। और ये दो चीज़ों से अगर जुड़े रहोगे तो तुम हो जाओगे कामयाब, और अगर इन चीज़ों को तुमने छोड़ दिया तो फिर तुम नाकामी की तरफ चले जाओगे। और हमारे नाकामी के पीछे जो मुस्लिम है, वो उसकी नाकामी की वजह ही सबसे बड़ी ये है। तो खैर, बात
फिर दूसरी तरफ चली गई। तो एक एक क्वेश्चन पर कमेंट किया जाए तो फिर तो ये मेरा ख्याल में बहुत लंबा हो जाएगा। बताने का मकसद ये था कि वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू एनीथिंग। अमन, लेकिन अमन तभी कि आप जब दूसरों के लिए भी अमन पैदा करने की कोशिश करें तो तब है जी। तो नंबर 6 क्वेश्चन है, ये टोटल 16 क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, और इसलिए थोड़ा घबराना नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से इसको देखते जाइएगा। व्हाट टाइप ऑफ द लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000? यानी अगर आप ये 2000, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 2019 चल रहा है, और वो कहता है कि जी 5000 अगर आ गया तो कैसी ज़िंदगी होगी। पता नहीं वो आता या नहीं आता, लेकिन एनी हाउ राइटर ये कहता है कि इट वुड बी अ वंडरफुल लाइफ, लाइक द लाइफ ऑफ द क्रेटन। जैसे क्रेटन की ज़िंदगी है ऐसी ज़िंदगी होगी। पीपल वुड ट्रैवल इन फ्लाइंग कार्स, पॉसिबल है। दे माइट बी एबल टू हेयर ह्यूमन माइंड्स, पॉसिबल है। एंड दे माइट बिकम इमॉर्टल, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इमॉर्टल हो जाएगा इंसान, इस कायनात की ये निशानी ही नहीं है कि वो इमॉर्टल हो जाए। हाँ, अलबत्ता ये है कि साइंस इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और लोग रिसर्च भी कर रहे हैं कि मुर्दे को जिंदा करने की तरफ, और ये इस्लाम में भी चीज़ें हुई हैं कि मुर्दे को जिंदा किया गया। तो मीन साइंस इसको ऑब्वियसली इसके ऊपर कर रही है, तो अगर वो मरेगा भी सही तो उसको शायद कि ये हो पाए। तो लेकिन यह है कि वो बिल्कुल फिर वो दिन आ जाएंगे कि जब क़यामत का जो कि अल्लाह की तरफ से वादा किया गया है, और वो दिन मुकर्रर है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन कोई बंदा जानता नहीं। नोबडी नोज़ अबाउट द डे ऑफ जजमेंट कि वो कब होगी, लेकिन उसको होना है। और कुरान हकीम के अंदर जो है वो कई सूरा के अंदर इसका जिक्र मिलता है। और यहाँ तक कि मुझे एक आयत का तर्जुमा याद आ रहा है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि यानी जब वो क़यामत का दिन होगा तो ए मुखातिब, तू देखेगा आसमान की तरफ, तुझे दरवाजे ही दरवाजे नजर आएंगे। यानी आसमान के ऊपर सिर्फ दरवाजे दरवाजे होंगे, और पहाड़ जो है वो रुइयों की तरह उड़ते फिरेंगे। यानी रुई क्या होती है, कपास, उसकी तरह। तो अल्लाह माफ़ करे, इस किस्म का हौलनाक एक मंजर होगा, और ये हकीकत है और इसमें कोई शक नहीं है। यानी अभी अमन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, कभी कायनात नहीं थी फिर वो ये वजूद में आई, और लाज़िम बात उसके वजूद में लाने वाला एक मुनज़्ज़म तरीके से सूरज का निकलना, चांद का, सितारों का टिमटिमाना, उसके बाद बारिशों का आना, मौसम की तब्दीली, इसके अंदर अकल वालों के लिए निशानी है। तो जो अकल वाला है वो तो इससे कुछ फ़ायदा लेगा और इससे कुछ हासिल भी करेगा, और जिसमें अकल नहीं है उसने बस बैठ के बस रिसाले पढ़ लो और फिल्में देख लो, ड्रामे देख लो, और उसमें बस ज़िंदगी गुजारी जाओ, और आप बस मीडिया के ऊपर अपना वक्त ज़ाया किए जाओ, वो कराए। तो ठीक है, आप उनको यूज़ करो, लेकिन एक हर चीज़ के लिए एक टाइम है, हर चीज़ के लिए एक वक्त है, उसके मुताबिक अपने आप को लेकर चलोगे तो लाइफ ज़रा बेहतर रहेगी। हाउ मच इम्प्रेसिव वर द मोरल्स ऑफ क्रेटन? कितने इम्प्रेसिव थे? तो मोरल ऑफ द क्रेटन्स वर वेरी इम्प्रेसिव, अच्छे थे। ही डिडंट हार्म एनीबॉडी, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर। एंड ही वॉज अ फ्रेंडली, पोलाइट एंड पेशेंट। ठीक है, यानी वो फ्रेंडली था, पोलाइट था, पेशेंट था। पेशेंट्स मुराद यानी कि वो सब्र वाला था, मरीज़ के मीनिंग में नहीं आएगा यहाँ पे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जनरल पावर्स इन द प्ले? जनरल पावर जो था वो एक फ़ौजी होता है जो कि अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा है, उसका प्ले के अंदर क्या रोल है। तो बात करते हैं कि जनरल पावर इज़ द हेड ऑफ द US सिक्योरिटी एंड ही इज़ सस्पिशियस अबाउट द क्रेटन एंड हिज स्टे ऑन अर्थ। वो उसके बारे में सस्पिशियस है, हैरान है, और उसके स्टे के बारे में भी। एंड ही डज़ नॉट बिलीव क्रेटन, वो क्रेटन पे यकीन नहीं करता। एंड वॉन्ट टू अरेस्ट हिम, उसको कैद करना चाहता है। ही इज़ मच एम्बिशियस अबाउट हिज प्रमोशन फॉर विच ही इज़ आल्सो पेंटिंग एज पिक्चर ऑफ 3 स्टार्स ऑन इट्स यूनिफॉर्म। वो एक तस्वीर बना रहे हैं ना, तस्वीर के ऊपर 3 सितारे बना रहे हैं, जो कि क्रेटन ने उसको कहा था कि तुम एक तस्वीर बना रहे हो, 3 सितारे बना रहे हो, हालांकि तुम्हारे ऊपर 2 सितारे हैं। तो उसने कहा था हाँ मैं अपनी प्रमोशंस के बारे में सोच रहा हूँ। तो उसके लिए भी वो एम्बिशियस था, यानी वो चाहता है कि मैं, जैसे कि आर्मी ऑफिसर की या मेरा ख्याल में हर बंदे की एक क्यूरियोसिटी होती है कि जहाँ वो जॉब कर रहा है तो उसकी प्रमोशन हो, वो आगे जाए, और अच्छा पैसा हो, अच्छी चीज़ें हों, ताकि वो ज़िंदगी में आसानी उसके लिए आए, और ये हर बंदा चाहता है और होनी भी चाहिए। तो खैर उसकी भी ये थी। ओके जी, नंबर 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द क्रेटन स्टडी? क्रेटन की स्टडी का थीम क्या है? ही स्टडीज़ अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स, ज़मीन को और उसके जो बासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको वो स्टडी करता है। ही लव्स ह्यूमंस, वो इंसानों से प्यार करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि इंग्लिश ना वैसे बड़ी स्टूपिड किस्म की लैंग्वेज है। मैं आपको बताऊँ कि जस्ट लाइक मैन है तो इसका जो कि ना बनता है ना प्लूरल, वो बनता है मैन, ठीक है। और लेकिन अगर हम इसको ह्यूमन देखें तो इसका ह्यूमन नहीं बनता, ठीक है। इसका जैसे ह्यूमैन था तो ह्यूमन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स, ठीक है। तो ये इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन के अंदर तो खैर बहुत ही फ़र्क है।
फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, और एक पूरे डिटेल्ड है, शायद मेरा ख्याल में घंटा इसके ऊपर लग जाए, 2 घंटे लग जाए इस चीज़ की बात करते हुए। लेकिन एनी हाउ, ये इंग्लिश के बारे में बड़ा मशहूर हमारे सर थे, बड़ा अच्छा उन्होंने एक जुमला इसके बारे में कहा था, मुझे याद है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि इंग्लिश जो है ना, ये अपने रूल खुद बनाती है और आगे जाके खुद तोड़ भी देती है। यानी ये ऐसी लैंग्वेज है कि रूल्स बनाएगी कि यहाँ पे ये होना है, लेकिन आगे जाके फिर वो तोड़ देगी, और फिर कंडीशन लग जाएगी साथ कि इस केस में ये, इस केस में ये, और फिर वो कंडीशन के ऊपर फिर कंडीशन लग जाएगी। तो इतना ज़्यादा वो हो जाता है, तो जिससे लोग परेशान, और उसकी लाने वाली धंधा उसे बड़ा टाइम ही नहीं है कि वो एक चीज़ के पीछे लग जाए और रिसर्च ही करता है। तो मेरे ख्याल में एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के फिर वो एक कर पाएगा ज़िंदगी में, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और फिर नई नई चीज़ें उसके अंदर आती जा रही हैं। और यही वजह है कि लोग ज़्यादातर जो है वो एजुकेशन से मुतनफ़िर हो जाते हैं और फिर वो नहीं कर पा, और फिर ज़िंदगी के अंदर अगर बाकी मामलात ना हो तो फिर तो ये किया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी में और इतने ज़्यादा मामलात होते हैं जो बीच में बच्चे छोड़ देते हैं, स्टडी छोड़ देते हैं, यानी मैट्रिक के अंदर छोड़ दिया, कुछ बहुत सारे होते हैं, बड़ी मुश्किल होता है पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं। यानी कुछ लोग ज़्यादातर मैट्रिक तक नहीं पहुँचते, उसमें बहुत सारे इंटर नहीं कर पाते, बहुत सारे ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, और मास्टर्स तक तो बहुत कम है, और फिर एमफिल या पीएचडी की तरफ जाने वाले तो बिल्कुल रेशो कम है। और फिर जो जा भी रहे हैं तो वो हैं कि जिनको बस पहुँचना है, सिर्फ पहुँचना है। इनफैक्ट कि उनको ये है कि बस हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, ये है। बहुत कम लोग होते हैं उसमें जो रियल काम करने वाले होते हैं, और ये इश्यूज़ हैं, और यही वजह है कि हम ऊपर नहीं जा रहे, या हम तरक्की नहीं कर पा रहे। हमारे मुल्क को 72 ईयर्स हो गए, 72 साल हो गए यार इसको बने हुए। तो 72 सालों में ठीक है बहुत कुछ हुआ, यानी अगर आप इसको कंपैरिजन अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अगर आप ना करो, जिनकी जो लाइफ है, जैसे आप अमेरिका के साथ इसको कंपैरिजन करता है कोई बंदा, तो बेवकूफ़ है वो कि 1776 में वो आज़ाद हुआ है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रेट ब्रिटेन से। तो उसके साथ आप कंपैरिजन करते हो और उसे कहते हो कि देखो कि वो वहाँ का क्या लाइफ है, और पाकिस्तान को देखो यहाँ की क्या लाइफ है। इसको 72 साल हो गए और उसको 1776 से कितने साल हो गए। फिर दूसरी बात है कि उनके जो चीज़ आई है ये एकदम नहीं आई, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम। मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपका स्टोरी है पूरी, उसके ऊपर लिखा नहीं, यानी वहाँ, यानी इसमें नहीं आप कह सकते हो कि यार एक ख़ास मुल्क है उसके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। ये बाय नेचर हम सारे इंसानों की मामलात हैं, सारे इंसानों के मसाइल हैं। इंडिया के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बाकी जो मामलात, ईरान के अंदर इनकलाब आया था, मीन्स के वहाँ हालात बुरे चल रहे थे ना, 1979 के अंदर ईरान के अंदर इनकलाब आया। ये सारी चीज़ें मीन्स के कहने का मकसद है कि हर मुल्क के अंदर ये मामलात जो है अपनी सतह तक हैं, और ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको एड्रेस करना है। लेकिन इसको एड्रेस वो बंदा कर पाएगा जो थोड़ा इसकी तरफ चलने की कोशिश करेगा, और ये मेरा ख्याल है बगैर एजुकेशन के तो मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, बस पढ़ी जाओ, बस अभी मैट्रिक है, मैट्रिक के बाद क्या जी, इंटर है, फिर जी ग्रेजुएट, फिर जी मास्टर, फिर जी एमफिल, फिर जी पीएचडी, अब क्या जी, अब पोस्ट डॉक के लिए जाऊँगा जी मैं बाहर। तो करना क्या है भाई, यानी कुछ तो इस तरह चल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो ज़रा अच्छे यानी एक पोजीशन हासिल कर लेते हैं या अच्छे डॉक्टर्स बन जाते हैं तो पाकिस्तान में स्टे नहीं करते, तो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, या कुछ अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं तो इंजीनियर पाकिस्तान में नहीं टिकता क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है। वो भी बेचारे अपने एंगल से सच्चे हैं, तो वो बाहर टिकट कटाई और सज्जन बाहर चले गए। तो फिर ऐसे सज्जन जब मुल्क छोड़कर बाहर जाएंगे और आपके मुल्क के अंदर वो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? यानी अच्छा रिसोर्स घर के अंदर जो अच्छा बंदा है वो तो निकल जाता है कहीं और, तो पीछे घर बर्बाद ही होना, चलाना किसने? तो हमारे मुल्क के अंदर अच्छे रिसोर्सेज आने चाहिए, अच्छे लोग ऊपर आने चाहिए, तो फिर ये मुल्क भी तरक्की कर सकता है। फिर ओवरऑल सारी कंट्री इसी तरह से जो है वो ऊपर गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। हाल ही ने कहा था कि निहाल स्कूलिस्तान में जितने बढ़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। यानी जो पौधा जो भी है इस दुनिया के अंदर, हमेशा पहले बीज था, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो पौधा, फिर उससे बड़ा तनावर दरख्त, फिर फल भी देता है। ये सारा कुछ होता है। तो ये है जी सारा कुछ। अच्छा जी, तो he loves human and he loves to stay with the people of the earth and he visits the earth as tourist। वो टूरिस्ट के तौर पर उसको देखता है। अच्छा जी, नंबर 10 है how does the cretin impress the general power। जनरल पावर को वो कैसे इंप्रेस करते हैं? He impresses the general power by hearing his thoughts। उसके ख्याल जो है उसको पढ़ता है, उसे बताता है कि ये देखो ये तुम मेरे बारे में ये सोच, वो कहता है उसकी तुम मेरे बारे में ये सोच रहे हो। एक तो उसने उसका माइंड पढ़ लिया, फिर उसको ये भी बता दिया कि तुम क्या बना रहे हो, पेंट क्या कर रहे हो पिक्चर के बारे में। ही बिल्ड्स एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिज शिप। उसने अपनी, जब उसने कहा कि इसकी हम तुम्हारी कश्ती को तबाह कर देंगे, यानी जो स्पेसशिप है, तो उसने कहा कि तुम उसको कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर वॉल बना देता है। और हिज शिप इज़ विदाउट इंस्ट्रूमेंट, फिर उसकी इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, यहाँ से भी उसके लिए इसको इंप्रेस करता है। जनरल पावर इज़ शॉक्ड व्हेन ही कुड नॉट टच हिम। फिर वो जब उसे कहता है कि तुम अच्छा पूरे यूएस पे हुकूमत करने के लिए आए हो, तो वो फिर कहता है कि पकड़ लो अपने असिस्टेंट को, कहता है। तो फिर जब उसका करीब जाने लगता है तो कुछ छू भी नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसके लिए एक ये आप कह लो कि सरप्राइज था, जिसकी बेस पर आप इसका आंसर दे सकते हो। राइट अ नोट ऑन द मिस्टर स्पेल्डिंग।
मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग इज मिडल एज्ड, unctuous एंड रेजिडेंट मैन। unctuous और रेजिडेंट मैन का मतलब है यानी उसकी आवाज़ गूंजदार है लेकिन वो गोल बटोल किस्म का आदमी है। unctuous होता है यानी आपको कह लो कि जिसकी कोई सीधी बात नहीं होती, यानी एक बात करेगा तो उसको गोल कर देगा, दूसरी बात में दूसरी बात है तो उसको गोल कर देगा, यानी इस तरह का जो है ना वो है। ही इज़ अ न्यूज़ एंकर, फिर वो न्यूज़ एंकर भी है। ही लव्स हिज प्रोफेशन, फिर अपने प्रोफेशन से प्यार करता है। ही वॉन्ट्स हिज डॉटर टू मैरी अ रिच एंड एन एम्बिशियस मैन। वो चाहता है कि उसकी जो बेटी है वो एक अमीर आदमी से शादी करे और जो ज़रा एम्बिशियस किस्म का हो, जिसका पूरी दुनिया में एक चर्चा हो, ऐसा बंदा होना चाहिए। ही लव्स हिज कंट्री, हाँ प्यार करता है, एंड डज शेयरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद द जनरल पावर्स, और इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करता है जनरल पावर के साथ। तो ये हुआ। उसके बाद है जी 12, 13, 15, 16। अच्छा तो आइए इसको देख लेते हैं। 12 है जी, यहाँ पे 12 हो गया। राइट नोट ऑन मिस्टर स्पेल्डिंग, ये हो गया। शी इज पैसिव, नो मिसेस स्पेल्डिंग, ये राइट नोट ऑन द मिसेस स्पेल्डिंग। शी इज पैसिव, यानी पैसिव है का मतलब यानी वो एक्टिव नहीं है। एंड बोल्ड एंड वेग लेडी, वेग लेडी का मतलब है यानी उसके जो ख्यालात हैं बस वो कोई बस ऐसे ही सादा सी जैसे होता है ना घरेलू किस्म की खातूनों के जो ख्यालात होते हैं वो हैं उसके। शी इज़ इम्प्रेस्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ द क्रीटन, वो बड़ी उसको पसंद करती है कि इसने यानी लिबास बड़ा अच्छा पहना हुआ है और अच्छा गुड लुकिंग है, तो ये। और शी लाइक्स हिज साइड विस्कर्स वेरी मच, जो साइड की उसकी कलमें होती हैं उसको बड़ी पसंद करती है कि मुझे तुम्हारी साइड की कलमें बड़ी पसंद है, कितनी अच्छी लग रही है तुम्हें। तो शी लव्स अ रोज़ गार्डन एंड वरीड अबाउट इट ऑल द टाइम, जो उसका गुलाबों का जो फूलों का जो बाग है वो उसको उसकी फ़िक्र रहती है कि ये कहीं जो है वो तबाह ना हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। अच्छा जी, तो उसके बाद है मिसेस स्पेल्डिंग के बाद 13, राइट अ नोट ऑन एलन। एलन क्या थी? एलन स्पेल्डिंग, एलन स्पेल्डिंग उसका पूरा नाम है। इज़ अ लवली गर्ल, आप लवली भी कह सकते हैं, लवली गर्ल ऑफ 20 साल की है। शी फिजिट्स एज शी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट ऑफ अ फादर, यानी वो खुश होती है और यानी अपने आप को महसूस कर रही है। शी enjoys herself while listening the broadcast of her father, यानी जब उसका खबरें पढ़ रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रही है। एंड शी लव्स जॉन को पसंद करती है और वॉन्ट्स टू मैरी हिम, और उससे शादी करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू लिव अ सिंपल एंड हेल्दी लाइफ, और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। राइट अ नोट ऑन द जॉन। ही इज़ अ यंग मैन, ही इज़ टॉल एंड ब्यूटिफुल, ही इज़ बोल्ड एंड ब्रेव, ही लव्स द एलन एंड वॉन्ट्स टू मैरी हर। बोल्ड एंड ब्रेव कैसे था कि क्योंकि क्रेटन जब आया था तो वो उसको वही बंदा था जो उसको मिलने के लिए गया था, और फिर वो अच्छा ग्रीट किया, मैं अच्छा ग्रीटिंग करने वाला था। हालांकि जो उसका एलन का जो बाप था वो तो आप कह लें कि मिस्टर स्पेल्डिंग, वो तो बंदूक लेने चला गया था पीछे। मैं देखता हूँ कौन है, या फौज को बुलाता हूँ, ठीक है, वो चला गया। तो यंग भी है, खूबसूरत है, और बोल्ड है, ब्रेव है, और शादी करना चाहता है उससे, एलन से, ठीक है। उसके बाद 15 है, डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ द सॉसर इन योर ऑनवर्ड। सॉसर होता है कि वो जो शिप थी उसको कहा गया, कैसे वो आई उसको अपने अल्फाज में आपने बताना है। द अर्थ पीपल थिंक द शिप ऑफ द क्रेटन आ मेट्योर, यानी शहाब साकिब है, टूटा हुआ तारा है। और वेदर बैलून, या वो एक क्या कहेंगे इसको, मौसमाती गुब्बारा है। इट्स लैंड्स इन द इट लैंड्स, इट्स नहीं है, it lands in the rows of garden of Mrs. Spelding's house. Mrs. Spelding के जो घर का जो गार्डन है रोज का, उसके अंदर वो उतरता है। its side, इसकी जो साइड है, its side opens and Clayton comes out. ओपन होती है क्रेटर। दिस शिप इज विदाउट इंस्ट्रूमेंट, और ये जो शिप है ये इंस्ट्रूमेंट के बगैर है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट 4 ऑप्शन डिड स्पेल्डिंग गिव अबाउट द फॉलोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो गिर रहा था उसके बारे में उसने क्या ऑप्शन दी थी। तो ही सेड आइदर इट वाज अ मेटेओर, या तो ये शहाब साकिब था, और एन ऑप्टिकल इल्यूजन, या ये ख्याल था बस लोगों का, यानी उनको लग रहा था। और मैस हिस्ट्रिया होती है यानी दिमाग ख़राब हो जाता है बंदे का। तो हिस्ट्रिया की बीमारी के बारे में मैंने पहले शायद सेशंस होते हैं तो मैं बच्चों को बताया हुआ है। तो हिस्ट्रिया इनफैक्ट असल में इंसान का जब दिमाग कुछ काम करना छोड़ दे और वो कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू हो जाए
जो कि नॉर्मल नहीं है, तो लोग उसे कहते हैं कि एबनॉर्मल हो गया, या पंजाबी में कहते हैं उड पिया बंदा, उड पिया। उड पिया से ये मुराद होता है कि यानी किसी को हाथ नहीं पकड़ाएगा, कोई नॉर्मल नहीं रहेगा, किसी को पकड़ लेगा, दबोच लेगा। जैसे कि सर इंसानों के दिमाग समटाइम खासतौर पे जो बूढ़े बंदे हो जाते हैं, इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, या किसी का गिरेबान पकड़ लेगा, लड़ाई कर लेगा, गुस्सा कर लेगा, इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी वैसे लड़कियों में कॉमन है और बहुत ज़्यादा है, और इसको फिर जो गाँव वगैरह हैं वहाँ के जो लोग हैं वो इसको जिन का नाम दे देते हैं कि बंदे को जिन हो गया। हमारे सर थे और बड़ा अच्छा उन्होंने वाक़या सुनाया था। बड़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चलो आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, अगर किसी एक ने भी सुन ली तो वो कहा करते थे कि मेरे एक दोस्त थे, यानी सर के एक दोस्त थे, तो उनको वो हो गए बीमार, बुखार हो गया उनको। तो जब उनको बुखार हुआ ना, तो वो कराची में थे, तो वो ले गए उनको डॉक्टर के पास, तो इलाज होता रहा, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। देसी भी उन्होंने इलाज उलूज कराया, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो उनका घर वाले जो बाकी जो आते थे ना, तो वो कहते थे कि इसको अगर इलाज वगैरह से कोई आराम नहीं मिल पा रहा, तो मीन्स कि इसको जिन हो गए, इसको किसी बाबे के पास लेके जाओ। उन्होंने कहा बात ठीक है। वो जनाब एक कोई बाबा मशहूर था वहाँ पे, जहाँ पे भी, तो वो उसके पास ले गए। तो बाबा जी जो थे वो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें ना तुम्हारे अंदर जिन है, और उसे कहते हैं कि तुम जिन हो। जो उसे यानी जो बंदा बैठा हुआ है, जो सर के दोस्त है, उन्हें कह रहे हैं कि तुम जिन हो। उसने कहा नहीं मैं इंसान हूँ। उसने कहा नहीं तुम जिन हो, और ये निकलो बाहर, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। वो डंडा उनके पास था, उसने पकड़ लिया। उसने कहा कि निकलो बाहर। उसने कहा मैं कहाँ से निकलूँ भाई, मैं बंदा हूँ और बीमार बंदा हूँ, जिन नहीं हूँ। उसने कहा तुम जिन हो, निकल बाहर, नहीं तो मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो जब नहीं माना हो तो उसने एक डंडा घुसेड़ दिया उसको। तो जब उसको लगा तो दर्द हुआ। उसने कहा अब निकलता है कि नहीं? उसने कहा निकलता हूँ मैं। तो खैर वो यानी खौफ में उसने कहा जो जिन है कि नहीं? उसने कहा हाँ मैं जिन हूँ। उसने कहा देखा ये जिन है। तो खैर उसके बाद फिर उसने को मंत्र पड़े और मार मुर खा के घर आ गया। कुदरती तौर पर वो कहता है कि मेरा बुखार भी, पता नहीं खौफ था या जो था, वो बुखार भी मेरा उतर गया। तो घर वाले उल्टा पक्के हो गए इस बात के ऊपर कि देखा था ही इसको जिन। तो ये इस तरह के मामलात भी इनफैक्ट जो है वो हो जाते हैं। तो खैर हिस्ट्रिया की जो बीमारी है ये तो है कि इंसानी दिमाग काम करना छोड़ देता है, नॉर्मल नहीं रहता। तो ये लड़कियों में आम है, लेकिन लड़कों में भी है पाकिस्तान के अंदर। तो हिस्ट्रिया की बीमारी का बाकायदा एक इलाज होता है, यानी कि ज़्यादातर तो यानी कोई भी इवेंट हो जाता है आपकी लाइफ के अंदर, कुछ अनहोनी ऐसी कोई हो गई जिसको आप सोचते रहते हो, तो यानी कुछ लोग होते हैं वो चलते रहते हैं, तो चलते ही रहते हैं, ख्याल उनका एक तरफ अटक जाता है, तो फिर वो करते रहते हैं। तो ये हिस्ट्रिया की बीमारी है। तो बाकायदा इसका इलाज है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से इसका बाकायदा एक इलाज होता है। खैर जी, तो वो कहता है कि एक मैस हिस्ट्रिया है, यानी बहुत बड़ा कोई किसी को दिमागी प्रॉब्लम हो गया है, या ये एक वेदर बलून है। ये ऑप्शन उसने इनफैक्ट उसको दी थी। तो ये थी जी आज की एक वीडियो, छोटी तो खैर नहीं है, बड़ी ही वीडियो है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इनफैक्ट वो हो जाती है। बीच में कुछ वाक़यात और कुछ चीज़ें ऐड करना, और शायद मैं समझता हूँ कि उनको ऐड करना भी चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए। और पूरा एक लेक्चर होता है, यानी आप कह लो 40 मिनट का एक लेक्चर होता है। तो जो क्लास में बैठ के सुनना होता है, तो वो यहाँ पे भी ऑब्वियसली आप थोड़ा टाइम निकाल कर आप सुन लो, तो 40 मिनट से ज़्यादा तो होती नहीं है। खैर तो खैर ये थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।